हेलो गाइस। सो चलो शुरू करते हैं आज हम हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आपके टीजीटी के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज इसके क्विक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे चलना है। बस आप लोगों ने सीधा उसके लिए इनको रीड कर लेना है, जो मैं बता रही हूँ उसको साथ ही साथ देखना है, ताकि जब भी हम कभी एमसीक्यूज करें, कुछ भी करें इन फ्यूचर, तो आप लोगों के पास सीधे आंसर हो, आप लोगों के पास कोई डाउट ना हो, आपको ये ना लगे मैम ये किधर से आ गया या किधर से आया, मैम ने ये क्या करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आप लोगों को क्या पता है बेटा, पहली चीज तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही क्या चीज है ना। बात यहाँ से शुरू होती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही क्या है। हमने ये कहा था कि जो प्रॉपर्टीज किस चीज के ऊपर डिपेंड करें। हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, कि उनकी अजम्पशंस क्या रहती हैं। कि पहली होती है कि सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल। जो आपका सॉल्यूट है ना गाइस, वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, मतलब वो घुले ना, सॉल्वेंट भी। ओके। सेकेंडली, सोल्यूशन मस्ट बी डेल्यूट। सोल्यूशन पतला होना चाहिए, मतलब उसमें सॉलिड की अमाउंट भी कम होनी चाहिए। तो वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छा रोल प्ले करेंगी। ठीक है। इनका मेन काम क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, हम इनसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता करने की कोशिश करते हैं कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना डिल्यूट है सोल्यूशन, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। ये सब कहां से पता करने की कोशिश करते हैं हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये चार तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पता है ना। सबसे पहली, अगर मैं सबसे पहली जहां पे जो थर्ड नंबर पे लिखी हुई है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी बात करूं तो ये क्या बताती है कि वेपर प्रेशर में क्या, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है। देखो, जैसे आपके पास मान लो कोई सोल्यूशन है, कोई पानी है आपके पास, आपने पहले सॉल्वेंट ले लिया, वो आपका पानी है जिसको आपने ए, सॉल्वेंट को ए से करते हैं, प्योर वाटर है, उसका कुछ वेपर प्रेशर है, क्योंकि हम बात किसकी करने वाले हैं, वेपर प्रेशर। ओके। फिर जब आपको पता है इसमें मैंने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डाला, मैंने क्या डाला गाइस, इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डाला बेटा, तो वो वाला जो मेरा सोल्यूशन था ना, वहां पे जो नॉन वॉलेटाइल, मतलब वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, वो घुलना बंद हो गया, घुला नहीं। तो फिर जो, जैसे यहाँ पे अगर आप लगा लो 10 वेपर्स निकल रहे थे, तो यहाँ पे आधे साइड ब्लॉक होगी, तो वेपर से 3-4 निकलने लगे, कम हो गए, है ना। वेपर प्रेशर सोल्यूशन पीएस लूं या पीटी लूं, बात सेम है। ओके। आप क्या कहोगे कि जो वेपर्स हैं वो इसके ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू सोल्यूशन, कहेंगे हम, है ना। फिर रॉड्स क्या कहता है, रॉड्स का हमें बहुत अच्छे से पता है, रॉड्स कहता है ये, और हमने ये भी पढ़ा था कि रॉड साथ में ये भी कह देता है कि अगर आपका जो, मतलब अब आपको पता है बी, जो हमने सॉल्यूट ऐड करा है, मतलब बी, उसने वो तो अपना, उसके कोई वेपर्स बनते नहीं है, वो तो सॉल्वेंट के वेपर बनने से भी रोकता है ना। अपने, मतलब उसका अपना कोई वेपर प्रेशर नहीं है, वो इक्वल टू जीरो है, उसका पर्सनल वेपर क्या है, उसका जीरो है, इक्वल है। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म हमारी इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो उसके हिसाब से तो पीटी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स से बन गया, बन गया, ये बन गया। पर अब हमारा काम क्या है, पर हमारा काम तो ये है कि हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है सॉल्यूट्स के बारे में, हमें तो सॉल्यूट्स के बारे में पता करना है। इधर से हमने बी टर्म ही उड़ा दी, सॉल्यूट ही जीरो हो गया पूरा, है ना। अब हम सॉल्यूट को लेके आते हैं, तो लेके कैसे आते हैं, एक्स से क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। हम इसको एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। फिर जो हमारा ऊपर वाला सोल्यूशन था, मतलब पी टी अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स ए, ऐसा कुछ बना था, है ना। तो मैं उसको क्या कर देती हूँ, मैं उसको लिख देती हूँ पी टी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख देती हूँ। ओके। फिर जब मैं अगर इसको नॉर्मल करूँ तो एक्स बी इधर ले आती हूँ, और 1 माइनस पी टी अपॉन पी ए नॉट इधर रहा। तो मेरा जो मेन एक्सप्रेशन है गाइस, वो बन जाना है पी ए नॉट माइनस पी टी अपॉन पी ए नॉट। और इसमें से हम लोग इक्वेशन देखते होते हैं, डिस्कशन में हम लोगों ने देखा भी होता है, जिसमें वो क्या बताता है कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अगर आपको सिंपल लोअरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर पता करना हो तो वो क्या होता है, वो पी ए नॉट माइनस पी टी होएगा। मतलब प्योर के कंपैरिजन उसका निकाल देंगे तो कितना कम हुआ वो, पर इधर क्या है, मतलब नॉर्मल कितना कम नहीं हुआ, प्योर के कंपैरिजन कितना कम हुआ, तो रिलेटिव लोरिंग। रिलेटिव लोरिंग हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लोरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, सो ये बन गया। अब इसके बाद अगर हमें थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल आता है तो इसका डेरिवेशन को, इसको थोड़ा सा हमें इलाबोरेट कर देना है। क्या करना है, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसके इक्वल होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी के। इसको ऐसे कैसे रख देते हैं इधर, है ना। फिर आपको ये चीज पता है, जब सोल्यूशन हमारा डेल्यूट होता है, सोल्यूशन हमारा पतला होता है, तो दैट मीन्स उसमें सॉल्वेंट की मतलब एन ए की अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एन बी। और जब ऐसी कोई मतलब क्योंकि हमारा सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, सोल्यूशन मस्ट बी डेल्यूट। सो इस केस में क्या हो जाएगा, अभी आप डिनोमिनेटर में जो एन बी की वैल्यू है उसको नेग्लिजिबल कर दोगे, मतलब आप एन ए प्लस एन बी को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन ए कह दोगे। जब आपने कह दिया तो हमारा एक्सप्रेशन बन गया एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी टी अपॉन पी ए नॉट, बन गया गाइस, है ना। सो एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी टी, ये बन गया। अब इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स जो एन बी एन ए लिखा है, इनको आप आगे भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो भी बना लेते हैं। आप एन बी, ऊपर क्या था, ऊपर एन बी था ना, तो आप उसको लिख सकते हो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। नीचे एन ए था वो उल्टा जा हो जाएगा ऊपर जाके, मतलब एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू इज गिवन वेट, हम पूरे सोल्यूशन में डब्ल्यू को गिवन वेट और एम को मॉलिक्यूलर वेट की तरह एक्ट करेंगे, है ना। और सामने क्या था, पी ए नॉट माइनस पी टी अपॉन पी ए नॉट। ये था हमारा मेन एक्सप्रेशन, कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए हमें। इंपॉर्टेंट बहुत कॉन्सेप्ट याद रखोगे, बड़ा न्यूमेरिकल आ सकता है, छोटा न्यूमेरिकल आ सकता है, कहीं से भी छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेक श्योर कि यू पीपल हैव अ प्रॉपर, लाइक आप लोगों को प्रॉपरली पता होना चाहिए कि इसमें कैसे चलना है और क्या है। यू पीपल हैव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर नॉलेज अबाउट दिस। ओके, सो नेक्स्ट आ गया हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम ऊपर वाली में से कोई भी ले लेते हैं, आप देख लीजिए कौन सी लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ले लें, हमारी चार प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से सेकेंड है जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसी सोल्यूशन को आप देखिए, इसी सोल्यूशन को आप देखिए जो हमने बनाया है। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और मैं आपको एक चीज बोलने वाली हूँ कि वही सेम हमने सोल्यूशन लिया, ठीक है, इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो ये मेरा सॉल्यूट इधर इधर डिपॉजिट हो गया गाइस। ठीक है, अब वेपर प्रेशर तो इनका ज्यादा था, लेकिन बॉयल करना किसको मुश्किल है, इसको ना, क्योंकि ये तो इजिली बॉयल हो जाएगा, ये तो प्योर है। सो मैं इसको अगर टी बी नॉट मानू और इसको टी बी मानू, तो आपको पता है टी बी इज ग्रेटर देन टी बी नॉट। ठीक है, सो चेंज निकालना होगा अगर इसका डेल्टा टीबी, तो कैसे निकलेगा, टीबी बड़ा है ना, तो टीबी माइनस टीबी नॉट से निकलेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन आया, कितना बढ़ावा आया, तो वो हम इधर देख रहे हैं। अभी आप लोगों को क्या पता होता है, क्या कहता है, कहता है डेल्टा टीबी जो चेंज होता है ना, जो मतलब एलिवेशन, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कहता वो इक्वल होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर आप इसी मोलैलिटी का साइन हटा दोगे तो आप इनको के बी इंटू एम बी कह सकते हो। अब के बी क्या है, के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, क्या है वो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। और द सेकेंड इज, इसको ना एक और नाम से बोला जाता है, याद रखोगे सभी लोग, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, सो ये बन गया हमारा। इससे सीधा न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, हम लोगों ने डिस्कस करे होते हैं क्लास में ऐसे न्यूमेरिकल्स, तो सीधा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डिस्कस करे होते हैं, डिस्कस करेंगे भी, डन। सो यहाँ पे आप लोगों को केबी का अगर यूनिट पता करना हो, कभी किसका यूनिट ऑफ केबी पता करना हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को लगे कि मैम यूनिट का भी बात है तो पता करनी हो, क्या करेंगे, केबी क्या है, केबी है डेल्टा टीवी अपॉन एम के इक्वल, टीबी क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन,
मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इट शुड बी इन केजी। ओके, सो मोल पर केजी, सो इसका यूनिट बन जाएगा के मोल इनवर्स केजी इनवर्स। ओके प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। इसी का आगे फिर से डेरिवेशन, मान लो उसने ब्रीफली क्वेश्चन पूछ लिया, डायरेक्ट नहीं पूछा, तो थोड़ा सा ड्राइव कर देंगे किसको, इसी इक्वेशन को जो हमारी मेन इक्वेशन है। और मेन इक्वेशन क्या है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। एम है मोलैलिटी, अभी हम इसको खोल देते हैं पूरा, तो कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड इट शुड बी इन केजी। तो मैं सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि हम करते हैं मेटल्स की बात, हमारे एलिमेंट्स की बात, और हमारे एलिमेंट्स है जो, मतलब मेटल्स नहीं एलिमेंट्स, वो हमेशा ग्राम में ही होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ग्राम में चीज चलती है, तो हम पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके रखते हैं, मतलब ये वही शुरू से ही ऐसे चलते हैं हम। ओके, सो आप बस इसको कर दीजिए, एनबी क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मोलर ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इंटू एम ए इंटू 1000। दिस इज हमारा मेन एक्सप्रेशन। अब यहाँ से वो आपको एम ए, एम बी, डब्ल्यू बी, के बी, डेल्टा टी बी, किसी की भी वैल्यू पूछे, हमें तो आता है भाई, सीखा है हमने, तो ये न्यूमेरिकल तो हम गलत करके कभी आएंगे ही नहीं, है ना, ये तो हमें आता ही आता है। और आपको पता है डेल्टा टीबी, अभी आपने क्या सीख लिया, वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज्यादा होती जाएगी, उतना ज्यादा बॉयल करना उसको मुश्किल होता जाएगा। यही है कोर्स, ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन बॉयल होने में ज्यादा टाइम लेगा, है ना। सो इस तरह से चल पड़ेंगे हम। अब हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीख ली हैं, तीसरी की तरफ बढ़ लेते हैं बहुत जल्दी से। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड है डिपर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। ओके, अब फ्रीजिंग पॉइंट किनका ज्यादा होता है, फ्रीज कौन हो जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सोल्यूशन का ज्यादा। जैसे हमने बनाया था उधर प्योर सोल्यूशन, उसका जैसे वाटर है, आप टी एफ नॉट मान लो, जब आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करे बेटा, तो वो बन गया हमारा टी एफ। अब जो टी एफ नॉट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होएगा टी एफ से, सोल्यूशन से। सो डेल्टा टी एफ क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ सेम ही, डेल टी एफ माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ, उधर टी बी माइनस टी बी नॉट था, है ना, ये बन गया। अब आपको आगे बढ़ जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें आता है अच्छे से। क्या करेंगे बहुत जल्दी से, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अगेन। ओके, सो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ओके, एंड व्हाट इज के एफ हेयर, के एफ क्या है, के एफ बहुत सिंपली आपको पता है कि जो के एफ है हमारा बेटा, वो हमारा इधर फ्रीजिंग का मोलर डिस्पर्जन कांस्टेंट है, मोलर डिस्पर्जन कांस्टेंट है, जिसका एक और नाम भी बोला जा सकता है, इसको बोलते हैं गाइस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, सो सेम वे में केएफ का आपको यूनिट्स निकालने होंगे, आप निकाल दोगे, सेम ही यूनिट रहेंगे, है ना, सो आप केएफ के यूनिट भी निकाल दोगे। ओके, सो इन द सेम वे अगर इसको हमने एक्सप्लेन करना होगा, तो सेम वे में ये भी हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, आई थिंक वेट है ना नीचे, गिवन वेट सॉल्वेंट का यूज होता है ना, तो हम एम ए क्यों यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू ए यूज करेंगे ना प्यारे बच्चों, weight of solvent and it should be in kg, so into 1000. Okay, so delta tf equal to kf into w of b upon m of b into w of a into 1000. So ये बन गया। हम लोगों ने क्या सीख ली, तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीख ली, है ना, बहुत इजीली। आगे बढ़ जाते हैं चौथी की तरफ। चौथी तो है ही बहुत सिंपल, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, देख लें,
ऑस्मेटिक प्रेशर, है ना। व्हाट इज ऑस्मेटिक प्रेशर? ऑस्मोसिस पता है आप सब लोगों को क्या होता है ना। ऑस्मोसिस के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है। ऑस्मोसिस का हमें पता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का ज्यादा अमाउंट की तरफ से कम अमाउंट की तरफ मूव करने की प्रोसेस को हम बोल देते हैं ऑस्मोसिस, है ना। जैसे हम कह दें कि यहाँ पे मैं सिंपली बना दूं, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मान लो ये कोई भी एसपीएफ, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, इधर वाला हमारा लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, मतलब पानी की अमाउंट ज्यादा है, और इधर वाला हमारा हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, मतलब पानी की अमाउंट कम है। तो जब ये वाले जो पार्टिकल्स है वो इधर से इधर मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे, पानी जिधर ज्यादा है उधर से दूसरी साइड को वो मूव करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोसिस। और अगर मेरे को रोकना है उसको, ठीक है, सो इस तरफ से इस तरफ फ्लो कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं मान लो कोई भी प्रेशर अप्लाई कर दूं उसको रोकने के लिए, बस अब नहीं मूव करना, ठीक है। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मेटिक प्रेशर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मेटिक प्रेशर। और आपको याद क्या रखना है? अगेन फिर इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या है आपको पता है? हम अगर इसकी ऑस्मोसिस की बात करें तो बॉयल्स लॉ, अगर आप उसको आप ऐसे बोल सकते हो, वॉट ऑफ बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ, ठीक है। वो क्या कहता है हमें? बॉयल्स लॉ कहता है प्यारे बच्चों हमें कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मैं पाई की बात कर रही हूँ, पाई मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर, ओके। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है वॉट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को कंबाइन कर दूं, ओके, हम कंबाइन कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वो क्या बन जाएगा गाइस? वो बन जाना है कुछ ऐसा, टी अपॉन वी बन गया। फिर इसी का आगे से मैं ये हटा दूं तो आर टी अपॉन वी बन जाएगा, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू आर टी, ओके। सो पीवी मतलब पाई वी, ओके। सो इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम इसमें सॉल्यूट्स की बात ज्यादा करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर टी, ये बन जाएगा मेरा इक्वेशन में। बन गया, बहुत सिंपल, ठीक है। ये बन गया हमारा मेन इक्वेशन फॉर द वॉट ऑफ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके बाद हम जो ये वॉट ऑफ सोल्यूशंस है हमारे, ठीक है, ये कितनी तरह के हो सकते हैं? तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे आइसोटोनिक, आइसोटोनिक ऐसे सोल्यूशन होते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन जिनका ऑस्मेटिक प्रेशर सेम हो वो आइसोटोनिक हो जाते हैं। दो डिफरेंट सोल्यूशन जिनका ऑस्मेटिक प्रेशर सेम हो, आप इस तरह से याद रखिए इसको, दो सोल्यूशन जिनका ऑस्मेटिक प्रेशर सेम हो वो आइसोटोनिक हो जाते हैं। मान लो एक का ऑस्मेटिक प्रेशर पाई 1 है एंड पाई 2 है, तो दोनों का क्या है? सेम है, दैट मींस आइसोटोनिक है। हाइपोटोनिक क्या हो जाते हैं? हाइपोटोनिक होता है लोअर लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर वाला सोल्यूशन, इसमें है ना, वैसे उसने बोला हुआ है हैज द लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर देन दैट ऑफ सराउंडिंग, तो वो क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक कौन सा हो जाएगा? जिसका हायर ऑस्मेटिक प्रेशर होएगा, वो कौन सा हो जाएगा गाइस? हाइपरटोनिक। उसको क्या बोल दिया जाएगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो इस तरह से जो हमारे सोल्यूशंस हैं वो क्या हो सकते हैं? वो तीन तरह के हो सकते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब हमारा इसमें एक मेन फैक्टर रह गया है सीखने वाला इस चैप्टर का, वो क्या है? वॉट हॉफ फैक्टर। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टर्म गाइस, ओके। वॉट हॉफ फैक्टर क्या कहता है? वॉट हॉफ फैक्टर किसके लिए यूज हुआ? उसने बाकी सब तो बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जब कोई आयन है जहां वो टूट जाए, जैसे NaCl है, अगर वो सोल्यूशन टूट जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, या कोई चीज जुड़ जाती है तो वो कैसे बिहेव करती है, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन पे कोई सॉल्यूट कैसे बिहेव करता है, तो वो नहीं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द correction factor of association और डिसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन का क्या है बेटा? वो करेक्शन फैक्टर है। कौन? वॉट हॉफ फैक्टर। सो आ जाइए, जैसे मान लो ये इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होता है ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो बट एक्चुअल में वो है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बात करूं फॉर
डिसोसिएशन की। किसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं? डिसोसिएशन की। आप डिसोसिएशन को देखो, आपके सामने NaCl है, आपको दिख रहा है 1 मोल है, ठीक है। अगर मैं इसको पानी में घोल दूं तो इसने Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव में टूट जाना है। आपको क्या दिखा? 2 दिख गए। दिखने में ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? 2 मोल है किसी चीज के, एक Na पॉजिटिव का है, क्लोरीन नेगेटिव का है, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? एक ही है। तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या बन जाएगा? देखो ऑब्जर्व क्या कर रहे हो? हाँ, ऑब्जर्व कर रहे हो 2, है क्या वो थियोरेटिकली 1, तो दैट मीन्स I का वैल्यू बन गया 2। जब भी कभी I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो वो होता है हमेशा डिसोसिएशन का केस। और उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है जो कभी भी फाइंड करने के लिए, वो होता है 1 + n-1 अल्फा, ठीक है। अल्फा इज, जैसे आपको पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन की क्या है बेटा? डिग्री है। ओके, ये डिसोसिएशन की क्या है? डिग्री है। मतलब क्या है इसका? कि जो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब हो गया? वो बोलेगा वहां पे कि सोल्यूशन इज 50% डिसोसिएटेड या सॉलिड इज 50% डिसोसिएटेड, तो आपने अल्फा की वैल्यू 50/100 पुट कर देनी है। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो 100% डिसोसिएटेड, मतलब 100/100 मतलब अल्फा को आपने 1 मान लेना है। और एन की वैल्यू होगी कि वो कितने में टूटा है। जैसे NaCl है, वो 1 और 1 2 मोल्स में टूट रहा है ना, तो यहाँ पे आप एन की वैल्यू 2 पुट करोगे और आई को आप सॉल्व कर दोगे। ओके, एंड इन द सेम वे अगर सेकेंडली मैं फॉर एसोसिएशन पे जाऊं बेटा, दूसरा होता है फॉर एसोसिएशन। जैसे वो कह दे कोई डाइमर बना रहा है, वो कह दे एक बेंजीन है, वो दूसरे बेंजीन के साथ मिलके क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है। तो आपको अभी दिखने में क्या है? आपको दिखने में तो एक डाइमर दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो 2 बेंजीन से मिलके बना हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व आप 1 कर रहे हो लेकिन है वो 2, तो आई की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए इन केस ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा 1/1 अल्फा। ये इसकी हेल्प से आप आई का वैल्यू निकालोगे इन केस ऑफ एसोसिएशन। और थर्ड, फॉर आइडियल सोल्यूशन। फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन मतलब नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, मतलब नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो आई का वैल्यू हमेशा किसके इक्वल रहेगा बच्चों? 1 के इक्वल। जब कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता तो वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाता है हमारा? 1। ठीक है, ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोगों ने इसको पूरा रिवाइज कर लेना है। ये सोल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। इसको रिवाइज करके रखिए ताकि जब भी हम न्यूमेरिकल्स करें तो आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओ। थैंक यू।